नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस शो में हम हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स पर या फिर कहें कि कई बीमारियों पर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर से। तो दर्शकों, आज इसी कड़ी में हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल मेडिसिन, पॉस्चर्स और इसके साथ ही मूवमेंट, और इसके साथ ही एक और टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पंच तत्व मुद्रा के बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। आपको मैं डॉक्टर साहब के बारे में सबसे पहले बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर एस रंजन जी, जो कि एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, इसके साथ ही एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, हमने आज से पहले भी चर्चा की है इन सारी चीज़ों के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में हमने चर्चा की है, स्वर योग के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा नहीं की, माफ़ कीजिएगा। तो जो आज का टॉपिक है लाइफस्टाइल मेडिसिन, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये होता क्या है, क्योंकि लाइफस्टाइल हम जानते हैं जीवन शैली, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये क्या होता है? लाइफस्टाइल जीवन शैली जो है उसको जब हम मेडिसिन की तरह अगर हम लेते हैं, मतलब क्या उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे किस प्रकार से हो रहा है, अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो अपने आप को ठीक करने के लिए हम किस प्रकार से कौन से लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, वो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर आता है। तो मतलब हम 24 घंटे सुबह से शाम तक, रात तक जो भी करते हैं, जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जिस प्रकार से हम चलते हैं, बैठते हैं, मूवमेंट करते हैं, जो हमारी नींद है, इन सभी का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर होता है। जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में बहुत हद तक रोगों को हम सोचते हैं कि मेडिसिन से ही चीज़ें ठीक होगी, वैसा नहीं है। लाइफस्टाइल मेडिसिन पर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं और अब इस पे प्रॉपर कोर्स हैं और कॉलेज भी हैं। कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में लाइफस्टाइल मेडिसिन पर प्रॉपर कोर्स है और प्रॉपर कॉलेज में है। हमारे भारत देश में अभी लाइफस्टाइल मेडिसिन पर कोई प्रॉपर कोर्स डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, ग्रुप बन गए हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन की सोसाइटी है और उसका मैं एक मेंबर हूँ। लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा काम तो है कि आम पब्लिक तक इसका अवेयरनेस पहुँचे कि हमारे हेल्थ के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो लाइफस्टाइल है। तो डॉक्टर साहब, आपका कहना ये है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है, अगर मैं बीमार हूँ, सपोज करते हैं कि मुझे फीवर है या मुझे कोई भी दिक्कत है, तो वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। लाइफस्टाइल अगर हम प्रॉपर नहीं हमारी जा रही है तो उस वजह से ही होता है। तो हमारी जो जीवन शैली है, हमें उसे एज ए मेडिसिन लेना चाहिए, हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से हम जो मेडिसिन है, लाइफस्टाइल मेडिसिन है, उसको हम जीवन में कैसे अडॉप्ट करें? राइट। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें 6 से 8 ब्रांचेज हैं, 6 से 8 चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा माइंड हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि हमारा चैनल जो है वो माइंड पर फोकस सबसे ज़्यादा है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारे सोचने में, हमारी लाइफ में स्ट्रेस कितना है, उस स्ट्रेस को कम करना, और स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ अपने थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा है। और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि मेडिटेशन भी लाइफस्टाइल मेडिसिन का पार्ट है। और इसको देख कर ना मुझे एक बहुत खुशी होती है कि ह्यूमैनिटी जो है वो अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में से बढ़ना चाहिए। हम जितना अपने जीवन में ध्यान के महत्व को समझें और ध्यान को समझते हुए, ध्यान को अपनाते हुए अपने जीवन में हम तनाव को कम करें, तनाव कम होगा तो ये सबसे मूल कारण होता है हमारे सभी रोगों का। तो हमें अपने माइंड का केयर करना सीखना है, उसके साथ साथ हमारा भोजन है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन में प्लांट फूड, शाकाहारी भोजन रिकमेंड किया जाता है। मेन स्ट्रीम एलोपैथी में भोजन के रिगार्डिंग कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है, बस कैलोरी पर ध्यान होता है कि हमें इतनी कैलोरी खानी चाहिए, हमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल मेडिसिन में इस बात पर हम पहुंच गए हैं कि हमारे भोजन में फाइबर का सबसे अधिक महत्व है। प्लांट फूड्स जो हम लेते हैं,
देखिए, अध्यात्म के अनुसार तो कर्म का भी महत्व है कि हम जीव हत्या नहीं करें, लेकिन जब हम सिर्फ अपने शरीर के हिसाब से अगर भी सोचते हैं तो हमारे भोजन में अगर पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स हैं तो हमारे शरीर में जो हमारा जो माइक्रोबायोम है, हमारे गट में, हमारी पूरी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हैं, उनको न्यूट्रिशन के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो फाइबर जो है वो प्रोबायोटिक में आते हैं और जो जैसे दही है वो प्रीबायोटिक में आता है। तो ये प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक अगर हम हमारे भोजन में हो तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो प्लांट फूड को हम वेगान फूड भी कहते हैं कि वेजिटेरियन के अंदर जब हम मिल्क को बाहर निकाल देते हैं तो वो वेगान फूड कहलाता है। तो हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए जो कि आयुर्वेद में सात्विक भोजन की कैटेगरी में आता है। सोचना और भोजन, इसके अलावा है पोस्चर, हम किस तरह से बैठते हैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है ये पोस्चर और मूवमेंट के बारे में ही सबसे ज़्यादा है। सभी 6 ब्रांचेज पर हम लाइफस्टाइल मेडिसिन पर आज बात नहीं करने वाले हैं, एक एपिसोड में हो भी नहीं सकता। सिर्फ पोस्चर के बारे में हम समझ लें कि हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से सोना चाहिए। अब बहुत लोग सोचेंगे कि डॉक्टर साहब ये कैसी बातें बोल रहे हैं, क्या हम जो बैठ रहे हैं, जो चल रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। अगर हमारे शरीर में बैक पेन आता है, हील पेन आता है, हमारे बॉडी में जो मस्कुलो स्ट्रक्चरल मसल्स में या जॉइंट्स में, बोन में, इसमें जब पेन आता है तो बहुत बार हमारा पोस्चर का भी रोल होता है। हम बैठते तो हैं लेकिन सही ढंग से बैठना नहीं जानते। देखिए, हमारे स्पाइन का ना एक नॉर्मल कर्वेचर है। हमारे स्पाइन में सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबार, सैक्रल, ये 5 तरह के वर्टिब्रास होते हैं और उनमें एक कर्वेचर होता है। जब हम सीधे बैठते हैं तो वो कर्वेचर मेंटेन रहता है। हम क्या है, हम बहुत आराम तलब हो गए हैं। आज के न्यू एज में हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम चाहते हैं और उस चक्कर में हमारे स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन नहीं रहता। आराम लेना ठीक है, लेकिन नॉर्मल कर्वेचर को मेंटेन करते हुए भी आराम लिया जा सकता है। तो हमारे बैठने का तरीका, हमें सीधे होकर बैठना चाहिए। और यहाँ पर मैं चीगोंग की थोड़ी सी बात करूँगा। चीगोंग जिस तरह से हमारे भारत देश में योगा है और योग दिवस भी अभी आने वाला है, हमारे मोदी जी ने योग दिवस को पूरे विश्व में प्रचार में फैलाया है, अच्छी बात है। एक हम भी उसके बारीकी बातों को समझते हुए अपने जीवन में अपनाएं। योग हमारे जीवन में होना चाहिए, तो हमारे बैठने का तरीका कैसे है यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी कि हम योग पर चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने बोला कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हमें, अगर हम सही से नहीं बैठते हैं जी, तो वो भी हो जाती है। तो वो किस तरह से होती है कि सर्वाइकल जो हमारे स्पाइन में ही होता है, तो वो किस तरह से ट्रिगर हो जाती है जब हम बैठते हैं, और फिर उसको क्योर करने का क्या तरीका है? हम पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर को पता करें जी, कि हमारे स्पाइन का, हमारे बॉडी की नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। थोड़ा सा भी आप गूगल करेंगे, थोड़ा सा भी हम कोई भी यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बहुत सारे इस पर चीज़ें हो रही हैं। किसी भी बायोलॉजी की बुक्स देखेंगे, उसमें भी हमें पता चल जाएगा। या हम सिर्फ आंख बंद करके अपने भीतर फील करें कि मेरे शरीर में अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मेरे स्पाइन का, सर्वाइकल वर्टिब्रा का क्या नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए, और हम उसे मेंटेन करें। देखिए, ध्यान में जब हम सांसों को महसूस करते हैं और अपने आप के प्रति सजगता बढ़ाते हैं, तो एक पहलू उसका यह भी है कि हम अपने शरीर के प्रति सजगता बढ़ाएं कि मेरे शरीर में मेरा जो स्पाइन है, मेरी जो बॉडी है, वो किस प्रकार से है, क्या ये अप्रोप्रिएट है। अगर हम थोड़ा सा भी अपना फोकस करते हैं और अपने आप से ही अगर हम पूछते हैं तो आपका शरीर ही जवाब देगा। लाइफस्टाइल मेडिसिन से भी गहरे में ये बात कह रहा हूँ कि हमारा शरीर भी हमें मैसेज देता है। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे बॉडी का भी एक अपना इंटेलिजेंस है। हमारे सेल्स का, हमारे शरीर में जितने भी, हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। सभी सेल्स में अपना इंटेलिजेंस भी होता है। तभी तो हम ब्लड को अगर हमारे शरीर से जब बाहर निकल जाता है तो भी वो 35 डेज तक सर्वाइव करता है। तो उसमें लाइफ है, उसमें इंटेलिजेंस है, तब तो उतना दिन तक वो सस्टेन कर रहा है। तो अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, पूछते हैं, तो हमारा शरीर भी आपको मैसेज दे सकता है कि किस प्रकार से हमें बैठना चाहिए। लेकिन चूंकि क्या है, हम जीवन की भागदौड़ में हम
व्यस्त बहुत ज़्यादा शरीर से बात ही नहीं कर पाते। राइट। हमें थोड़ा सा चिंतन मनन भी करना चाहिए। जिस प्रकार से ध्यान महत्वपूर्ण है, जी। उसी तरह से अपने आप के साथ बात करना, अपने मन में बात नहीं करना, अपने शरीर के साथ बात करना। क्योंकि मन के साथ बात कर रहे हैं फिर तो वो रिपीटेटिव सेल्फ टॉक चलता रहता है। जी। लेकिन चिंतन, शरीर के साथ चिंतन, शरीर में कोई भी रोग है, जिस जगह पे रोग है, जिस जगह पे तकलीफ है, अगर हम उसी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा इलाज क्या है, जी। तुम्हारा केयर मैं कैसे करूं, तो बहुत संभावना है कि हमारा शरीर हमें मैसेज दे सकता है कि इसका केयर कैसे किया जाए। लेकिन चूंकि हम पूछते नहीं हैं और हम इलाज बाहर ढूंढते हैं कि कोई टैबलेट हमने ले ली और वो हमें ठीक कर देगा। टैबलेट जो है वो ठीक नहीं। अब देखिए, अगर हमारे स्ट्रक्चर चेंज करने से अगर प्रॉब्लम आई है, अगर तो हम उसको ठीक करने से ही ठीक होगी। ठीक, यस। अगर हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा को स्ट्रेट नहीं रखा, जी। अगर हम झुक कर बैठते हैं, मोबाइल का यूज करते हुए फ़ोन, इसकी ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हम मोबाइल को पकड़े पकड़े भी कितनी देर बात करते रहते हैं। अगर ज़्यादा देर बात करनी है तो ईयरफोन का या ब्लूटूथ का हम यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल एनाटॉमी है, जब शवासन जब योग में लास्ट में हम शवासन करते हैं, जिन्होंने भी योगा किया होगा और योग करना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो योग के अंत में जो शवासन करते हैं तो हम उसमें पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। अपने शरीर को हम थोड़ी थोड़ी देर पर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया करें। हमारे जो नॉर्मल एनाटॉमी है हम उसमें अपने आप पहुंच जाएंगे। हमारा शरीर, रात में हम जब सोते हैं तो हमारा शरीर करवट क्यों लेता है? क्योंकि जो उसको चाहिए उसमें वो आता है। अब अगर शरीर में रोग होता है तो हमें तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर रोग नहीं है, अगर थोड़ा बहुत है, तो हम अपने शरीर को सुनते हुए अगर उसको हम नॉर्मल एनाटॉमी में रखें तो हम परफेक्ट पोजीशन में पहुंच जाएंगे। हमें कोई गाइडलाइन फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे कुछ गाइडलाइन की भी मैं बात करूंगा, जैसे हमें अपने स्पाइन को सीधा रखना है। जब हम बैठते हैं तो हमारा जो तलवा है, पैर का तलवा, वो पूरी तरह से ज़मीन पर रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा आगे से या पीछे से टच हो रहा है, अगर आपके पैर मुड़ रहे हैं तो वो थोड़ी देर में अनईजी हो जाएंगे। तो आइडियली हमारा जो सिटिंग चेयर है, हमारा जो डेस्क है, क्योंकि बहुत लोग तो आजकल कुर्सी चेयर पे ही काम करते हैं, तो हमारा वो पोस्चर ऐसा हो कि वो कंफर्टेबल हो। जब भी हम काम शुरू करते हैं उससे पहले हमें अपने आप को 1 मिनट के लिए देखना चाहिए, क्या मैं प्रॉपर बैठा हुआ हूँ। अगर हम सिर्फ इतना भी कर लेंगे ना, हम खुद ब खुद अपने जो परफेक्ट पोस्चर है उसमें आ जाएंगे। परफेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, इसका सिर्फ हमें वो जो गाइडलाइन है, अब लाइफ स्टाइल मेडिसिन के जो कॉलेज हैं, जो कोर्स हैं, वहाँ पर गाइडलाइन बताई जाती हैं, लेकिन सिर्फ वही उसी को ही फॉलो करने की ही बात नहीं है। हमारा अपना एक इंटेलिजेंस है, हमारा इनर इंटेलिजेंस को हम सुनने लग जाएं, जो कि स्पिरिचुअलिटी का एक लक्ष्य वो भी है। ध्यान में हम सांसों को महसूस करते हैं, सांसों को महसूस करते हैं तो हमारा मन शून्य होता है। मन शून्य होने के बाद ही बात खत्म नहीं हो गई। मन शून्य होने के बाद हमें अपने इंटरनल इंटेलिजेंस को, जो कि हम जिसको हम डिवाइन इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, उसको सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हम परफेक्ट रिदम में, नेचुरल परफेक्ट रिदम में बहुत आसानी से आ सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अब किसी को सर्वाइकल की, जब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की, तो जब किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो चलिए हम ले रहे हैं, वो इंटरनली काम कर रही है। लेकिन कुछ ऑयल्स होते हैं जो पेन को रिलीफ करने में काम करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर? क्योंकि चाहे वो ऑयल के फॉर्म में मेडिसिन हो या किसी भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचा ही रही होगी। तो उसके बारे में जानना चाहूँगी, जो वो पेन पर काम करती है, क्या वो पूर्ण तरह से उसको ठीक करने के लिए काम करती है या किस तरह से? इसको एक एनालॉजी से हम लें अंशिका जी, कि जब कहीं पे आग लगी, आग लगती है तो अलार्म बजने लगता है। बिल्कुल। अब उस अलार्म से आप परेशान होकर आग बुझाने से पहले, क्योंकि ये इरिटेट कर रहा है, अलार्म को बंद कर दो, बाद में आग को बुझाओ, तो उसमें प्रोसेस में हो सकता है कि आपका ध्यान भटक जाए और पूरा आग बुझे बिना ही हम सोचें कि आग बुझ जाए। तो आग जब लगी है तो आग को बंद करना जरूरी है, ना कि अलार्म को बंद करना। जब हम पेन किलर लेते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ पेन को खत्म करने का अप्रोच देते हैं, वो टेम्पररी मेजर की तरह हम कर सकते हैं कि हमारा जीवन असहनीय दर्द है। तो अगर माइल्ड पेन है तो माइल्ड पेन को बियर करना चाहिए, माइल्ड फीवर है उसे बियर करना चाहिए।
लेकिन हमारी सोसाइटी में ना हमारा जो पेन टॉलरेंस है ये बहुत कम हो गया। हम इतने आराम तलब हो गए हैं जी। कि हम कोई चीज़ को वियर करना ही नहीं चाहते, बस जल्दी से हम उसे दबा दें। और इस कारण से क्या होता है कि जो कारण है, जिस कारण से वो आया है, उस कारण पे हम पहुंच नहीं पाते। अगर माइल्ड पेन होता है, माइल्ड फीवर है, अगर हम उसमें जब चिंतन करते हैं कि इसका कारण क्या है, तो उस कारण पे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर पेन का सिग्नल अलार्म बंद हो गया, अब तो पता ही चल रहा है कि आग लगी है कि नहीं लगी है, हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। जब पेन का पता नहीं चल रहा है तो करेक्शन फिर हो नहीं पाता है। हमारा सर्वाइकल स्ट्रेट रहे, जितना स्ट्रेट हो, जैसे अभी भी जो मैं बैठा हूँ, अगर हम पूरा स्ट्रेट बैठे तो ये ज़्यादा अच्छा है। जो पीछे का जो बैक सपोर्ट है ये हम बीच बीच में रिलैक्स होने के लिए ले सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पर हमें बैक सपोर्ट नहीं लेना चाहिए जी। ये जो बैक सपोर्ट है, बहुत सारे आप योग परंपराओं में देखेंगे या बहुत सारे सीरियल में जो राजा होता है वो बस उसके बैक सपोर्ट हमेशा नहीं लेता, वो सीधा होकर बैठता है। सीधा होकर बैठने से हमारा स्पाइन जो है वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। जब हम कुछ देर सीधे रख के काम कर चुके हैं, फिर आराम करना है, तब हम पीछे का बैक सपोर्ट ले लें। कंटिन्यूस बेसिस पर बैक सपोर्ट लेना स्पाइन के लिए हेल्दी नहीं है। और अगर हम इसको हम एर्गोमेट्री में भी ये बात आती है कि जब हम बैठते हैं तो हमारा कंप्यूटर का डेस्क कितने हाइट पे होना चाहिए जी। जो हमारे आंख का लेवल है उसके लेवल पे ही हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन आना चाहिए, एटलीस्ट अपर पोर्शन। हम जब इस कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं तो हमें झुकना ना पड़े। अगर हम झुक रहे हैं तो फिर वो दर्द बन सकता है जी। हाँ, वो इस तरह से हाइट पे और इस तरह से एंगल पे हो कि हम उस पर बिना झुके हम आराम से काम कर सकें। तो ये बात है, हमारे अपर बॉडी का पोस्चर है, हमारे स्पाइन का पोस्चर है, हमारे जो पेल्विस होता है हिप रीजन, उसका है कि वो कंफर्टेबल हो, हमें आगे ना झुकना पड़े, हमें पीछे ना झुकना पड़े। अपने नॉर्मल पोस्चर में हम कभी भी काम शुरू करते हैं, हम आंख बंद करके कुछ सेकंड अपने बॉडी को फील करें कि क्या ये मेरे लिए करेक्ट पोस्चर है जी। इस पोस्चर में क्या मैं आधे घंटे आराम से बैठ सकता हूं। अगर आपको हिलना डुलना बीच में पड़े, एक आधा घंटा एक रफ पैरामीटर में बता रहा हूं, अगर हम बिना हिले ढुले किसी एक पोस्चर में आधे घंटे आराम से बैठ सकते हैं तो वो आपके लिए करेक्ट पोस्चर है। लेकिन हमें तुरंत हर 5-10 मिनट पे हिलना पड़ता है, तो एक जानना चाहिए कि कुछ तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो फिर हम एर्गोमेट्री पढ़ें, हम अपने क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या पोजीशन होना चाहिए, चेयर की हाइट कितनी हो, डेस्क की हाइट कितनी हो, एंगल कैसा हो, वो हम समझते हुए रखेंगे। थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे डिजीज का, जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, उसका भी एक रीज़न है कि हमारे आंखों पे तनाव जब ज़्यादा आता है जी। हमारा पोस्चर एक है, फिर ये बैठने का पोस्चर हो गया, फिर हमारे चलने का पोस्चर। जब हम चलते हैं तो आप नोटिस करेंगे बहुत लोग, जब एनर्जी मेडिसिन में इन यांग जब हमें पढ़ाया गया, तो हम अगर चलते हैं तो हमारे पैर के पंजे जो हैं वो सीधे रहने चाहिए। आप अगली बार जब आप चलें खुद अपना और दूसरों का आप नोटिस करें कि चलते समय क्या पैर के पंजे सीधे रहते हैं या वो बाहर की ओर। ज़्यादातर लोगों के पैर के पंजे जो हैं वो बाहर की ओर होते हैं। हमारे शरीर में इन और यांग दो ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा और पृथ्वी ऊर्जा। जब सूर्य ऊर्जा ज़्यादा हो, इम्बैलेंस हो, तो पैर के पंजे ना थोड़े बाहर की ओर मुड़ने लगते हैं। ये थोड़ी सी हंसने वाली बात लग सकती है, लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे बहुत लोगों का होता है। और जब लगातार हम ऐसे चलते रहेंगे फिर तो घुटने का दर्द आएगा, शरीर में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ तो होगी। कॉन्शियसली हमें सिमेट्रिकल पंजों को रखते हुए चलना चाहिए। चलने का भी प्रॉपर है, जो हम चल रहे हैं उसमें हमारा एनाटॉमी है, नॉर्मल एनाटॉमी है, वो प्रभावित नहीं हो। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने चलने का पोस्चर बताया कि हमको अपने जो पंजे हैं वो स्ट्रेट रखने चाहिए, लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट मुझे लगता है कि जैसे कि अभी भागदौड़ भरी ज़िंदगी हम सभी की हो गई है, मेट्रो लाइफ है सभी की, तो कई बार देखा जाता है मेट्रो में लोग चल रहे हैं, एक शोल्डर पे उन्होंने बैग डाल रखा है, एक शोल्डर पे बैग नहीं है, तो सारा जो भार है वो एक शोल्डर पर आ रहा है। फिर ये समस्या आती है कि नेक में प्रॉब्लम हो रही है या शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही है या हाथ दर्द कर रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें क्या समझने की ज़रूरत है? हमें
अपने जब भी हम कोई वेट उठाते हैं, चाहे वो वेट छोटा वेट ही क्यों ना हो, जी हमारी बॉडी पर सिमेट्रिकल रूप से पड़ना चाहिए। यानी कि अगर दोनों कंधे पर आने वाला बैग है तो वो बेहतर है, जी चाहे वो पीछे से हो चाहे वो आगे से हो, क्योंकि मेट्रो में भीड़ के समय कहा जाता है कि आप बैग को आगे की तरफ जी रखते हैं। बिल्कुल। तो वो अलग अलग बात है कि हम पीछे रखें कि आगे रखें, लेकिन हाँ, एक कंधे में बैग हो उससे अच्छा है कि दोनों कंधे में बैग हो, ये बात बिल्कुल सही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच से हम समझ सकते हैं कि जब भी जो आप करने जा रहे हैं, आंख बंद करके कुछ सेकंड अपनी बॉडी के पोस्चर को देखें, क्या मेरी बॉडी की पोस्चर सही है। आपका बॉडी खुद आपको कहेगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। हो सकता है कभी कभी जवाब नहीं आता है, क्योंकि हम मंकी माइंड में इतने उलझे हुए हैं कि पता नहीं चलता है, लेकिन तो थोड़ा समय देना है, तो अपने आप से पूछते रहना है, बार बार पूछना है। आपका शरीर आपको संदेश देगा कि हाँ यहाँ पर तो अनईजी हो रहा है जी मेरे हाथ में अनईजी हो रहा है, मेरे पैर में कहीं अनईजी हो रहा है। जैसे हम जो बहुत सारे फुटवियर पहनते हैं, वो फुटवियर क्या हमारे पैर के लिए कंफर्टेबल है? बिल्कुल। ज़्यादातर लोग फुटवियर जो हैं वो प्राइस से या ब्रांड से इसके हिसाब से देखते हैं, वो सेकेंडरी बात है। पहले वो देखना चाहिए कि क्या हमारे वो पैर के तलवे के लिए क्या वो कंफर्टेबल है। अब जैसे हील की बात है, माइल्ड हील इज परफेक्टली ओके, लेकिन जो हाई हील होता है या कभी कभी मॉडरेट हील भी, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। मेल के लिए भी जो जो शूज़ लेते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए। अब जैसे हम इस बात को इस तरह से देखा जाता है कि जब हम पुराने ज़माने में मिट्टी पर चलते थे, मिट्टी पर रहते थे, तो अगर आप मिट्टी पर कूदें तो क्या होगा? हमें क्या कितनी चोट लगेगी? लगभग नहीं के बराबर लगेगी, बहुत कम लगेगी। लेकिन वही जो हम हमेशा कंक्रीट के सरफेस पर होते हैं, सीमेंटेड सरफेस पे, अगर हम उस पर कूदें तो क्या होगा? उस पर हम नहीं कूद पाएंगे, पंजे के बल हमें कूदना पड़ेगा। तो अब हम जब भी चल रहे हैं, हमारा पूरा तलवा जमीन पर पड़ता है, तो उसका एक जर्क जब हम पैर को रखते हैं तो जर्क एक शरीर में वापस आता है। क्योंकि वो बहुत माइल्ड है तो हमें उससे कॉन्शियसली महसूस नहीं होता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बॉडी के पोस्चर के लिए हम आंख बंद करके कुछ सेकंड के लिए, जब भी आप बैठ रहे हैं, जब भी आप चल रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए आंख को बंद करके फील करें कि क्या मेरे बॉडी का पोस्चर राइट है, क्या मेरे चलने का तरीका सही है, अगर मैंने बैग उठाया हुआ क्या ये बैग लेने का तरीका सही है। कुछ भी है, अपने बॉडी से रिलेटेड चीज़ों को प्रति हमें सेंसिटिव होना है, हमें अवेयर होना है। हमारा बॉडी खुद ब खुद संदेश देगा कि ये कितना सही है, कितना सही नहीं है। तो जो फुटवियर की बात है, वो सॉफ्ट, उसकी जो तली होती है वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हाँ, एक तो हमारा ज़मीन ऑलरेडी हार्ड है और हमने शूज भी वैसा ले लिया जो ऊपर से देखने में फैंसी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट नहीं है, तो वो हमें हार्म पहुंचाता है। आइडियल था जब हम मिट्टी पर चलते थे, आप कोई बॉल जो है वो मिट्टी पर डालें तो वो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन हम सरफेस पे, कंक्रीट के सरफेस पे डालें तो तुरंत ऊपर उछल कर आता है। तो उसका जो इफेक्ट है, जो जब हम चलते हैं तो जो फोर्स हम जमीन पर लगता है वो बैक आता है। अब हम मिट्टी के सरफेस पर रहें ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम सॉफ्ट कुशन वाले शूज तो रख सकते हैं। तो ये बारीक छोटी छोटी बातों का ना बहुत फर्क पड़ता है। हम जब दर्द होता है तब हम थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि आप क्या करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दर्द आने से पहले ही हम बारीक बात चीज़ों पर देखें कि हमें किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार के शूज होने चाहिए, किस प्रकार से हमारा चलना होना चाहिए। जब चल रहे हैं तो रिदमिक चलना, अब जैसे जो वॉकिंग करते हैं वैसे सभी को वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इनफैक्ट लाइफ स्टाइल मेडिसिन में रिकमेंडेशन है कि हमें 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, और अगर हम आधे घंटे लगभग आराम से चलते हैं तो 10,000 स्टेप्स होते हैं। अब कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कहाँ आधे घंटे समय मिलेगा सुबह में, तो ठीक है आप रनिंग कीजिए। अगर हम दौड़ते हैं तो 10 से 15 मिनट में भी आप अपना वो पर्पस फुलफिल कर लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट हीट एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल चल पड़ा है, जिसमें हम कुछ सेकंड बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं और फिर कुछ सेकंड का हम पॉज लेते हैं। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज वो भी हम कर सकते हैं।
पर्पस है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट होना चाहिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा बैठ रहे हैं और सही ढंग से नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ तक की भी बात कही जाती है कि सीटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। जो जिस तरह से स्मोकिंग हमें नुकसान पहुँचाता है, उस तरह से हमारा बैठना भी हमारे वास्तव में हम जो से अधिक बैठ रहे हैं, तो बैठना हमें नुकसान पहुँचा रहा है। हमें इफ़ेक्ट पता नहीं चल रहा है। जब हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है तो हम सोचते हैं कि क्या करें। तो रोग आने से पहले ही हमें अपने शरीर के प्रति, अपने पोस्चर के प्रति, अपने मूवमेंट के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जब रोग आने वाला होता है तो हमारी बॉडी इतनी खुद इंटेलिजेंट है कि हमें सिम्टम्स देना वो शुरू कर देती है, हमें संकेत देना वो शुरू कर देती है। तो इन संकेतों को किस तरह से समझें? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले वो माइल्ड प्रॉब्लम आती है जी। अब जैसे किसी का पेट अगर डिस्टर्ब रहता है या किसी को हेडेक होता है, अगर कभी कभी हेडेक होता है तो सिग्नल मिल रहा है कि देखो लाइफ में तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुमको नहीं करना चाहिए जी। लेकिन हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। हम जो से अधिक मोबाइल पे बात करते हैं, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मेडिटेशन को लाइटली लेते हैं, फूड के प्रति हम कॉन्शियस नहीं हैं, अलग अलग चीज़ें, कुछ तो हमारे शरीर में ठीक नहीं हो रहा है। और जब हम अपने सिग्नल को, छोटे छोटे सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो वो कभी ना कभी फिर बड़े बड़े सिग्नल के रूप में प्रकट होता है। फिर हम बोलते हैं कि अरे बीमारी अचानक से आ गई। कभी भी कोई बीमारी अचानक से नहीं आती है। छोटे छोटे सिग्नल के रूप में हमें पता चलता रहता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम अपने जीवन को, अपने लाइफ में हेल्थ को हम पहली प्रायोरिटी पे रखें। पहला सुख निरोगी काया। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पैसे कमाने के लिए अपने हेल्थ को खराब करते हैं और बाद में हेल्थ को पाने के लिए पैसा बर्बाद करते हैं। वो जरूरत है नहीं जी। ऐसे प्रोफेशन में हम ना रहें जो हमें तनाव देता है। जी। अपने जॉब को शिफ्ट करें अगर आपका जॉब, आपका काम आपको तनाव दे रहा है। 3 इडियट की मूवी ही मुझे सबसे अच्छी लगती है कि जिसमें हम खुश रहते हैं ना, हमें वही काम करना चाहिए। अगर खुश रहकर आप कुछ पैसे कम भी कमा रहे हैं तो भी ये लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा रखेगा, क्योंकि आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको हेल्थ के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि अरे इसमें तो पैकेज ज़्यादा है, इसमें सैलरी ज़्यादा है, तो चलो ये काम कर लो, लेकिन फिर बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है। और बहुत बार हमको ज़िंदगी जीने का तरीका, तनाव से मुक्त रहने का तरीका नहीं आता कि हम ध्यान को, मेडिटेशन प्रैक्टिस को लाइटली लेते हैं। हर व्यक्ति को दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए, चाहे आप 15 मिनट के लिए बैठें या आधे घंटे के लिए बैठें। आइडली तो है ये 1 आवर का सिटिंग, लेकिन चलिए अगर आप बिगनर हैं या अगर आपका अभ्यास नहीं बन पा रहा है तो आप 15 मिनट के लिए भी बैठते हैं ना, तो क्या होता है, जब आपका ध्यान लग रहा है तो आपका शरीर, जब एक बार आप बैठेंगे तो फिर ही आपका मन कहेगा कि नहीं, मुझे और ध्यान में बैठना चाहिए। अच्छे ध्यान की पहचान ये है जब आपका ध्यान बोले कि और बैठना है, और चाहिए, दिल मांगे मोर। दैट इज़ द साइन ऑफ गुड मेडिटेशन। तो जीवन में हमारे ध्यान होना चाहिए। ध्यान से हम हर चीज़ों की बारीकियों को नोटिस कर पाते हैं कि हम किस तरह से अपनी बॉडी को रखें। पोस्चर महत्वपूर्ण है। पोस्चर को लाइटली ना लें। हर समय हम किस तरह से बैठते हैं, और अगर चलिए एर्गोनोमेट्री आपको समझ में नहीं आती है कि हमारी चेयर की हाइट कितनी हो, हमारे बैक का पोस्चर कैसा हो, लैपटॉप की हाइट कितनी हो, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है, नहीं कर पाते, आप चेंज नहीं कर सकते। आप किसी ऑफिस में हैं, अब वहाँ पर जो आपको टेबल मिला है वही आपको करना है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम कैसे चेंज करें, मेरे पास तो नहीं है वो साधन। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर आधे घंटे पर या कुछ मिनटों के इंटरवल पे, जब आप ब्रेक ले सकते हैं, आप उठें और ताड़ासन करें। योग में ताड़ासन एक बहुत अच्छा आसन है। ताड़ासन में हम दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो पूरा स्पाइन जो है वो खिंचता है, और उस स्पाइन के खिंचने से जो हमारे बैठने तरीका सही नहीं होता, उसका सबसे अधिक इफेक्ट हमारे डिस्क पर जाता है। जो वर्टिब्रा है, 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होते हैं, उस पर जाता है। तो जब हम ताड़ासन में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो जो वर्टिब्रा है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, और मसल्स को, और वहाँ पे उनको ना ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, उनको ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने लगता है। तो ये वर्टिब्रा के लिए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लिए, मसल्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। हमें अपने जीवन में सेडेंटरी
अपने आप को नहीं रखना चाहिए। हर आधे घंटे पर, 40 मिनट पर, 1 घंटे पर ब्रेक एक्टिवली लें। आपको जरूरत नहीं है तो भी आप जाइए, पानी पी कर आइए, थोड़ा सा टहल कर आइए। आपको मोबाइल पर बात करनी है, अपने चेयर पे बैठकर बात ना करें, आप थोड़ा सा वॉकिंग करते हुए भी जाके बात कर सकते हैं। एक ही पोस्चर में बैठे रहने से हमारे शरीर में स्लगीनेस आता है। जब हम थोड़ा सा चलते हैं तो हम एक्टिव होते हैं। और खासकर ताड़ासन, ताड़ासन हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत अच्छे आसन हैं, वृक्षासन, जिसमें कि हम अपने पैर के तलवे को थाई से लगाते हैं। तो जो हम लगातार बैठते रहते हैं उससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। अगर हमारा मूवमेंट नहीं है शरीर में तो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा जब स्लगिश होगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे थाई रीजन में जाता है। वहाँ के रीजन में ब्लड का स्लगिश सबसे ज़्यादा कॉमन है बात है। एक्यूपंक्चर में हम इस पर बहुत काम करते हैं, उस नाड़ी को, उस मेरिडियन को एक्टिव करते हैं। तो वृक्षासन से हम अपने थाई मसल्स में अगर ब्लड का फ्लो स्लो हो रहा है तो वो चीज़ें हटेंगी। खास बहुत सारी जो पीरियड की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इन सभी में तो इसका बहुत रोल है, थाई रीजन में ब्लड फ्लो का स्लो होना। तो वृक्षासन से वो अच्छा हो सकता है। वृक्षासन के अलावा वज्रासन, जिसमें नमाज पढ़ा जाता है, वो आसन ही योगा में वज्रासन कहलाता है। आप एक बार YouTube से सीख लेते हैं या किसी अच्छे योग शिक्षक से एक बार आप सीख लें, फिर बहुत आसानी से आप जो मुख्य आसन हैं अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए वो अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि कभी कोई छुट्टी का समय हो, उस समय आप योगा की क्लास लगा लें, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप सारे आसन सीख लें और बाद में अपनी पसंद के अनुसार कुछ बेसिक आसनों के प्रोटोकॉल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी योग दिवस है तो प्रोटोकॉल एक बताया जाता है कि ये करना चाहिए, हम अपनी सुविधा अनुसार भी बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, बटरफ्लाई जिसमें हम दोनों पैर के तलवे को मिलाकर मोड़ते हैं और अपने घुटने को मूवमेंट करते हैं, तो ये सभी बहुत हमारे पैर के लोअर रीजन के मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसमें हमारा लोअर पार्ट कब मूव करता है। हाथ चलो फिर भी मोबाइल चलाने के लिए भी हाथ तो मूव तो करता ही है, लेकिन हाँ, हाथ चूँकि ऊपर नहीं जाता तो ताड़ासन करने से हमारा हाथ ऊपर जाएगा। तो इन सभी बातों का हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम बहुत आसानी से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने पॉस्चर के बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी ये जानकारी पाकर अच्छा लगा होगा और वो इन सभी जानकारी को अपने जीवन में उतारेंगे अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आज का जो अगला टॉपिक है वो है मूवमेंट। आपसे जानना चाहूँगी, जो मूवमेंट है, जैसे कि अभी आपने बताया मूवमेंट के बारे में, हाथों के बारे में बताया, पैरों को मूव करने के बारे में बताया, जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हम वॉक कर लें, ये भी आपने बताया। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, जो अभी प्रचलन में है वर्कआउट, एक्सरसाइज या कहें कि जिम लोग जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या व्याख्यान देंगे कि जिम में किस तरह के वर्कआउट हम करें जिससे कि हमको जो काफ़ी सारी परेशानियां हो जाती हैं, गलत तरह से वेट उठाने में परेशानी हो जाती हैं, तो उन सब से हम बच सकें। देखिए, अगर जो लोग जिम जाना चाहते हैं तो उस जिम में जाना चाहिए जहाँ पर आपको पर्सनल ट्रेनर मिलता है या अच्छा ट्रेनर मिलता है। बातचीत करने से भी किस ट्रेनर को कितना अच्छा नॉलेज है उससे समझ में आ जाता है। तो ये बारीक बातों का हर जगह महत्व होता है। हम बहुत सारे लोग ना कॉस्ट फैक्टर देखते हैं, कॉस्ट सेकेंडरी चीज़ है, क्वालिटी प्राइमरी चीज़ है। तो जहाँ पर ट्रेनर मिले वहाँ जाना चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज आते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक जिसमें कि हम अपनी ब्रीदिंग पर भी फोकस करते हैं, जब हम जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं। जो फास्ट जो मसल बिल्डअप करने वाले बहुत सारे एक्सरसाइज जो होते हैं उसमें तेज़ गति से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाता है और लेकिन हम चूँकि जल्दी हमें तेज़ गति से करना है। तो एरोबिक एक्सरसाइज आर बेटर देन एनारोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे शरीर में ना ऑक्सीजन का ज़्यादा महत्व है। जितना ऑक्सीजन अधिक हमारे शरीर में जाएगा हमारा शरीर उतना अच्छा रहेगा। जो मसल बिल्डिंग है, मसल का शेप जो है उसके लिए बहुत लोग कंसर्न होते हैं, वो ठीक है, वो एक अच्छी बात है, कर सकते हैं, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज़्यादा महत्व हम ना ऑक्सीजनेशन पे दें कि हमारे लंग में प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा हो, और लंग से वो पूरे शरीर में जाता है।
इनफैक्ट ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसा भी एक है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ये भाव करें कि हमारा जो श्वास है वो हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन से जुड़कर वो तो पूरे बॉडी में जाएगा, हर एक टिश्यू में जाएगा, हर एक सेल में जाएगा। ऑक्सीजन का पर्पस ही वही है। लंग अपने पास तो ऑक्सीजन रखता नहीं है, तो हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आंखों को बंद करके अपने शरीर को फील करना चाहिए और अपने शरीर से पूछना चाहिए क्या ये शरीर को पसंद आ रहा है। सिर्फ हम फैशन के चक्कर में, पॉपुलैरिटी के चक्कर में या एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ना जाएं। अब क्या मेरे बॉडी को ये सूट कर रहा है? अगर हम शरीर को सुनते हैं तो उसके बाद हमें करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि योग का अभ्यास जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हम अपने शरीर के साथ जेंटल होते हैं। बिल्कुल। योग भी जब करते हैं ना तो हमें उन आसनों को नहीं करना चाहिए जो हमें दर्द देता है। दर्द देकर आप कोई आसन या कोई मूवमेंट नहीं करें। वैसे जिम में और एक्सरसाइज में तो ये बात नहीं बताई जाती है, और बल्कि वहाँ तो ऐसा ही बोलते हैं कि नो गेन विदाउट पेन। ये मुहावरा सही नहीं है। बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं। पेन लेकर एक्सरसाइज या आसन नहीं करना चाहिए। हम अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बिल्डअप करें, अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। पेन नहीं लेते हुए ही हम योगासन करें। पहले दिन करते हैं, पहले दिन थोड़ा सा करना है। जब थोड़ा सा हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, जब हम एक मिनिमम साइकिल करते हुए जब हमारा शरीर उसके लिए एडजस्ट हो जाता है, तब हम 2 राउंड बढ़ाएं, 4 राउंड बढ़ाएं। बहुत धीरे धीरे हमें चेंज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर स्ट्रेस नहीं आए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको यहाँ रोकना चाह रही हूँ, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जब हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। हमें ये अपनी जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो हमें उसको फील करना है। हमें ये फील करना है कि हम ये जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। लेकिन आज के टाइम पे जब भी लोग वर्कआउट करते हैं तो म्यूजिक का प्रयोग करते हैं। तो जब वो म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दे सकते, उस ऑक्सीजन पर ध्यान नहीं दे सकते। तो फिर इस स्थिति में किस तरह से हमें वर्कआउट पर ध्यान देना है या सांसों पर ध्यान देना है? देखिए, यहाँ पर ऐसा बात है ना कि म्यूजिक का प्रयोग हम यहाँ पर हम इस पर्पस से करते हैं कि म्यूजिक के कारण से ये जो प्रोसेस है वो आपके लिए इंजॉयमेंट वाला हो जाए। बिल्कुल। अब जो चीज़ पसंद में नहीं आ रही है उसको पैलेटेबल बनाने के लिए कि हम उसको स्वीकार कर लें, म्यूज़िक का माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है। यह भी इस बात का इंडिकेटर है कि हमें जिम से बचना चाहिए। जिम के फेवर में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, वैसे बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग इसको अच्छा ही बताते हैं। अगर मोटापा है तो योगासन करने से भी उस पर फर्क पड़ता है। तो जेंटल योगा जो है वो जेंटल मूवमेंट होता है, वो उसमें हम शरीर के साथ रहते हैं, शरीर को फील करते हैं। या योगा के अलावा चीगोंग है, ताई ची है, तो उसमें हर एक मूवमेंट के प्रति वो बहुत एक रिदम होता है। जो चीगोंग है और ताई ची है उसमें हम अपने सांसों के साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। योगासन में भी जब हम कोई करते हैं, सूर्य नमस्कार है सबसे कॉमन आसन है, तो जिसमें जो भी मूवमेंट है वो सांसों से जुड़ा हुआ होता है। तो एक तरह से हम सांसों के प्रति भी अवेयरनेस हो रहे हैं, और ये अवेयरनेस जब हम प्रॉपर सांसों पर ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पर वो काम आएगा। सांसों पर ध्यान लगाना इजी रहेगा। तो म्यूजिक वाले माहौल के साथ जिम करना ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलन यही बन रहा है, क्या कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे कि आपने बताया योग पर हमें फोकस करना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम अपने बॉडी के साथ उसमें स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, हम बॉडी को फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में। लेकिन आज के टाइम पर जो है लोगों को, अगर कोई थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा फैट किसी पर है, तो उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये फैट रिड्यूस हो, तो उस श्रृंखला में हम जिम की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको जो इफेक्ट योगा का मिले वो बहुत जल्दी मिले, तो उनके लिए थोड़ी सी टिप्स प्लीज दीजिए। देखिए, जब इस बात पे हम जाते हैं ना कि जल्दी परिवर्तन आए, बिल्कुल, जो चीज जल्दी आती या जल्दी है वो जल्दी जाती भी है। बिल्कुल, अगर आपने जल्दी चेंज लाया है तो ये चेंज बहुत जल्दी ही रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल। जिन चीजों को बनाने में समय लगता है वो चीजें अस्थायी भी होती हैं। तो अगर अस्थायी परिवर्तन चाहिए फिर तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जी। जल्दबाजी हमारा जो माइंड है ना, इसका पास आज के ज़माने में पेशेंस हमारे पास बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल।
और जो पेशेंट शब्द है उसका ये एक मीनिंग, पेशेंस हो, हमारे पास धैर्य हो, ये बहुत अच्छी बात है। धैर्य तो होना ही चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में हम बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो होने कारण होता है कि वो जल्दी पहुंचना चाहते हैं और उस प्रोसेस में वो सिग्नल का ध्यान नहीं देते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और वो एक्सीडेंट होता है। अगर हम जल्दबाजी करना बंद कर दें तो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट कम हो जाएं। अगर हम जल्दबाजी कम करना बंद कर दें तो जिम में भी बहुत लोगों को इंजरी हो जाती है, मसल की इंजरी हो जाती है, स्प्रेन हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऑर्थो डिपार्टमेंट में कि एक्सरसाइज करते करते उनके साथ ही इंजरी हो गई। तो जल्दबाजी का काम शैतान का अड्डा, हिंदी में मुहावरा है जी। जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए, समझते हुए और धीरे धीरे करना चाहिए। जो चीज़ धीरे धीरे आती है वो ज़्यादा स्थायी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम योगा कर रहे हैं, योगा हमारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप जिम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपनी बॉडी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेट करते हुए थोड़ी थोड़ी अपनी लिमिट्स को पुश करें, जिससे कि हमारा जो गोल है हम उसे भी अचीव कर पाएँ और इसके साथ ही हमें कोई इंजरी भी ना हो, जो कि आजकल मेनली देखी जाती है। तो डॉक्टर साहब, आज का जो अगला टॉपिक है वो है पंच तत्व मुद्रा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पंच तत्व मुद्रा होती क्या है ये? मुद्रा पे आने से पहले मूवमेंट में 2 पॉइंट रह गए हैं जी। जब हम योगा करते हैं जी। तो योग का अंत जो है वो शवासन से होता है। बहुत लोग समय बचाने के चक्कर में शवासन को खा जाते हैं। सब ये बात जाननी है कि योगा में सबसे अधिक महत्व शवासन का ही है, रिलैक्सेशन का ही है। जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो उसमें सबसे अधिक महत्व वार्म अप का है। बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और उसी तरह से हमें योगा में शवासन को ध्यान रखने की जरूरत है। शवासन बहुत महत्वपूर्ण का है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को देखना। और शवासन जो है वो सोना नहीं है, बहुत लोग ऐसा ना समझे। शवासन जो है वो अवेयरनेस है। हम अपनी बॉडी को परफेक्ट नेचुरल स्टेट में रखते हुए, एनाटॉमी रखते हुए, और इनफैक्ट जब हम रात में जब सोते हैं तो अगर हम शवासन में सोने की अगर कोशिश कर सकें तो यह भी एक सोने का बहुत अच्छा पोस्चर है। सोने के पोस्चर के रिगार्डिंग में मैं ये बोलना चाहूँगा कि छोटे बच्चे जैसे सोते हैं, करवट लेकर अपने हाथों पैरों को मोड़कर, वो सोने का सबसे अच्छा है। और बात अपने शरीर को समझने की है। तकिए का प्रयोग नींद में जब हम रात में सोते हैं तो सॉफ्ट पिल्लो, माइल्ड पिल्लो तो शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारे कंधों में, हमारे सिर के बीच में गैप है, तो इस गैप को भरने के लिए तकिया चाहिए ही। लेकिन हाँ, ये जो से ज़्यादा हाइट का 2 तकिए को मिलाकर प्रयोग करते हैं वो नहीं होना चाहिए। सोते समय भी हमारा पोस्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पोस्चर में हमारा शरीर कई घंटों रहता है, और वो अगर वो परफेक्ट और आइडियल नहीं होता तभी शरीर को अपना पोस्चर बदलना पड़ता है। यहाँ पर एक बात बुद्ध की स्टोरी में बताना चाहूँगा कि बुद्ध को सोते हुए आनंद ने एक बार देखा, बुद्ध के शिष्य हुए आनंद। और जब बुद्ध सो रहे हैं, एक बार आनंद रात भर उसको नींद नहीं आई या किसी से देख रहा था, उन्होंने देखा बुद्ध ने रात में एक बार भी करवट नहीं बदला। वो अगले दिन वो बुद्ध से उन्होंने पूछा कि भगवान, आप रात में करवट नहीं बदलते? तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि जो हम रात में सोते समय हम जितना रिलैक्स होकर सोएं, सोने से पहले हमें थोड़ा सा वज्रासन में बैठना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान में बैठना होना चाहिए। अपनी थकान को कम करते हुए हम रात में सोएं। अगर हम बाहर से आते हैं, अगर शरीर थका हुआ है तो एक बार स्नान कर लें, अपने थकान को थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा वज्रासन में बैठ लें, थोड़ा सा खुद से अपने तलवों का, अपनी हथेलियों का एक्यूप्रेशर कर लें, और उसके बाद थकान को कम करने के बाद ध्यान करते हुए सोएं। सिर्फ डायरेक्ट नहीं सो जाएं। तो क्या होगा, अगर हम थकान के साथ सोते हैं तो नींद की क्वालिटी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रहती। थकान को कम करते हुए तो हम ज़्यादा फ्रेश में सोएंगे। जितना अच्छा हमारा सोना होगा, हम रात में करवट उतने कम बदलेंगे। हम जिस पोस्चर में सोएंगे, जिस दिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होने लग जाए कि जिस करवट में सोया है सुबह उसी करवट में वो जग रहा है, तो ये सबसे परफेक्ट स्लीप है। परफेक्शन एक बहुत आइडियलिज्म होता है, उसे वो बहुत देर से आता है, लेकिन हम गोल तो रख सकते हैं कि हमारा सोना भी बुद्ध के सोने की तरह हो कि रात में एक बार भी करवट ना बदलना पड़े। जी, इसलिए हम कहते हैं हर चीज़ में जब हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि बुद्ध बनो। तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध बनो। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि सोने के
टाइम पर जब हम पिलो का प्रयोग करते हैं, तकिए का इस्तेमाल जब करते हैं, तो उसकी आइडियल हाइट इतनी होनी चाहिए कि जब हम करवट लें तो वो हमारे शोल्डर और हेड के बीच के गैप को फिल करे, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम सोते हैं तो कई बार बताया जाता है कि जब हम करवट लेके सोते हैं तो सर के नीचे पिलो और लेग्स के बीच में पिलो जब हम सोते हैं, और उसके साथ ही पैरों के नीचे, तो ये कितना कहाँ तक सही है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। दोनों पैरों के बीच में पिल्लो लेने का जो की बात कही जाती है वो कर सकते हैं जी। उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। देखिए हम ना प्राकृतिक रूप में गांव में मैंने देखा है कि लोग मिट्टी पे भी, किसान जो है काम करते हुए वो मिट्टी पे भी गमछा बिछाता और सो जाता है। मैंने गांव में लिटरली ऐसा सीन देखा हुआ है। तो लगता है कि वो उसके पास जो गहरी नींद है वो हमारे पास क्यों नहीं है। तो मुख्य बात है कि हम अपने जीवन को जितने लगन से, जुनून से जीते हैं, अगर हम काम करते करते हुए थके तो फिर उसके बाद हमें सुकून वाली नींद आएगी। बिल्कुल। अगर हमने अपने जीवन जीते हुए हमने किसी को हर्ट नहीं किया, अपनी किसी को लाइफ में जज नहीं किया, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हमारा नहीं है, प्रेम के साथ जीवन जिया, तो रात में नींद भी सुकून वाली आएगी। तो हम जीवन जिस तरह से जीते हैं उसका प्रभाव भी हमारी नींद पे बहुत ज़्यादा जाता है। सिर पे तकिए बस काफ़ी है, नी के बीच में जो पिल्लो लगाया जाता है, नी पे बहुत लोगों को दर्द से बचने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सर, तो क्या अब हम पंच तत्व के बारे में बात कर सकते हैं? पंच तत्व मुद्रा क्या होता है? क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से टिकल कर रहा है कि ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी। जी, मूवमेंट में एक पॉइंट और रह गया कि जो पार्क में जब हम वॉकिंग करते हैं या घर में भी हम बहुत लोग वॉक कर सकते हैं, करते हैं, तो एक फिगर ऑफ 8 वॉकिंग होता है। आप जमीन पर काल्पनिक रूप से 8 बनाएं और उसमें वॉक करें। ठीक है, इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा मेरिडियन का साइंस है कि हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ जो जा रही हैं, जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन होती है वो हमारे साइड से जाती है। तो जब फिगर ऑफ 8 में जब हम वॉक करते हैं तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन एक्टिव हो जाती है। तो हम सिर्फ बस किसी तरह से हम वॉक ना कर लें, हम 8 फिगर बनाते हुए वॉक करें, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ करना नहीं है, बस जो वॉक कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा पैटर्न ध्यान रखना कि हम जमीन पर जो 8, अगर एक हम काल्पनिक 8 बना दें और उस 8 पे हम वॉक करते रहें, तो ये जो वॉकिंग है वो ज़्यादा फायदेमंद करेगा। जो लोग वॉकिंग करते हैं, सभी लोगों को वॉकिंग करना चाहिए, लेकिन वॉकिंग कर ही रहे हैं तो हम बेस्ट फ़ायदा लें, वो भी एक बात है। फिगर ऑफ 8 में वॉकिंग करें। हम मुद्रा पे हम आते हैं। देखिए, मुद्रा का साइंस जो है वो हम यहाँ पर हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि मुद्रा में हमारा शरीर जो है 5 तत्वों का बना है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन, मेन स्ट्रीम जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन है उसमें मुद्रा नहीं जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को यहाँ पे क्लब कर रहा हूँ क्योंकि मुद्रा में हम शरीर के जो अन्नमय कोश हमारा है उसमें 5 तत्व होते हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। तो मिट्टी सबसे स्थूल तत्व है। हमारे शरीर में जो वजन होता है वो मिट्टी तत्व से होता है, पृथ्वी तत्व से। जी। फिर जल तत्व है। हमारे शरीर में जो ब्लड है या जो भी लिक्विड है, हमारा CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो स्पाइन में और ब्रेन में है। फिर लिम्फ है, तो इन लिम्फ है, CSF है, ब्लड है, ये सभी लिक्विड है। तो ये जल तत्व से प्रभावित होता है। तो अगर जब जैसे प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो हमारा खून पतला हो जाता है या खून कभी गाढ़ा हो जाता है, हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जल तत्व अगर हमारे भीतर जीवन में, हमारे शरीर में अगर संतुलित है तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो जल तत्व का महत्व है, हमें जल तत्व को संतुलित करना होना चाहिए। फिर अग्नि तत्व, जो हम भोजन करते हैं, जठराग्नि, हमारे स्टमक में कहा गया है कि जठराग्नि होती है। जो हम खाना खाते हैं वो खाना पचता है, किसके कारण पचता है? जठराग्नि के कारण पचता है। अब इस जठराग्नि को हम जो से अधिक आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है वो तो चलो ले सकते हैं, लेकिन जिनका डाइजेशन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहता है, वो कभी अच्छा रहता है, कभी अच्छा नहीं रहता है, उनको आइसक्रीम से और ठंडे पानी से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टमक की जठराग्नि को बंद कर देती है। जठराग्नि को हम समझेंगे, उसको, उसके रूटीन को फॉलो करेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। जब हमें भूख लगती है तब हमें खाना चाहिए, हमें घड़ी देखकर नहीं खाना चाहिए। अग्नि तत्व पे हम अभी आते हैं। अब तो 5 तत्व हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व है। हमारे जो हम श्वास में वायु लेते हैं अपने लंग्स में और लंग्स के बाद वो पूरे शरीर में फैलता है, वो वायु तत्व है। हमारा जो कान है,
उसमें हाँ भी वायु यूस्टेशियन ट्यूब होता है हमारे कान और मुंह के बीच में। वो आपने बहुत सारे कार्टून में या सीरियल में देखा होगा, मिर्च खाते हैं तो कान से हवा निकलती है। वो बिल्कुल काल्पनिक नहीं है, उसका थोड़ा सा कनेक्शन है। बहुत बार हमारे कान का इन्फेक्शन यूस्टेशियन ट्यूब में चला जाता है, तो हमारे मुंह का इन्फेक्शन कान के रीजन में जा सकता है, कान का इन्फेक्शन मुंह में आ सकता है। ऐसा कभी कभी हो सकता है अगर यूस्टेशियन ट्यूब हेल्दी ना रहे तो वायु तत्व का प्रभाव इस तरह से हमारे शरीर में होता है। और फिर वायु तत्व के बाद है आकाश तत्व। आकाश तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और अध्यात्म की दृष्टि से भी। अगर हमें अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाना है, आगे बढ़ना है, तो आकाश तत्व को समझना, आकाश तत्व को महसूस करना, आकाश तत्व को जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ध्वनि होती है वो वायु में और आकाश में तैरती है। तो कान जो है हमारा आकाश तत्व से संबंधित है। और स्पिरिचुअल कॉग्निजेंस, हमें अगर अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना है तो आकाश तत्व को महसूस करना चाहिए। बहुत सारी ध्यान परंपराएं ऐसी भी होती हैं, ओशो ने ऐसा प्रयोग किया कि आप लेट कर बस आसमान को देखो, आसमान को देखते हुए, आकाश को देखते हुए बस उसके साथ एक हो जाओ। हमारे भीतर भी आकाश तत्व है, हमारे बाहर भी आकाश तत्व है। बाहर के आकाश तत्व को देखते हुए हम भीतर के आकाश तत्व के प्रति जागृत हो सकते हैं। आकाश तत्व जो है हमारे दो सांसों के बीच में भी आकाश तत्व होता है, जो गैप होता है, जिसको योग में अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक कहते हैं। दो सांसों के बीच में जो अंतराल है वो भी आकाश तत्व है। थर्ड आई स्पेस को, दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को आकाश तत्व से जोड़ा गया है, वह भी स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट को महसूस करते हुए हम जल्दी रिलैक्सेशन में या मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं, इंटरेस्टिंगली हमारे हाथ की 5 उंगलियों से वो जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति की बहुत अच्छी संरचना है। जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे रिंग फिंगर से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व रिंग फिंगर में, जल तत्व लिटिल फिंगर में, हाथ की जो छोटी उंगली है ये जल तत्व से जुड़े हुए हैं। जो अग्नि तत्व है वो अंगूठे से है, वायु तत्व इंडेक्स फिंगर से, 4 फिंगर से, और आकाश तत्व मिडिल फिंगर से। तो इन 5 में बीच में कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से स्थूल 2 तत्व हो गए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। पृथ्वी का वजन भी है और पृथ्वी का एक शेप भी है, एक मिट्टी का एक आकार होगा। जल तत्व जो है उसका वजन है लेकिन उसका कोई शेप नहीं है। जिस भी बर्तन में हम जल को रखें उसका वो शेप ले लेता है। अग्नि तत्व बीच में है और अग्नि तत्व से ज़्यादा सूक्ष्म वायु तत्व है और आकाश तत्व है। वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन फैन चल रही हो तो हम पंखे की हवा को महसूस कर रहे हो, या हवा प्रकृति में तेज चल रही हो तब हम हवा को महसूस कर सकते हैं। आकाश तत्व को हम देख भी नहीं सकते, बस अगर हम बहुत शांत हो तो फील कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ स्पेस है, हमारे भीतर भी स्पेस है, और स्पेस तो हर जगह पर है। तो अग्नि तत्व बीच में है। तो इन 5 को रेगुलेट करने के लिए जो बीच में अग्नि तत्व है हम उसका उपयोग करते हैं। अग्नि तत्व की उंगली यानी कि थंब से हम जिस उंगली को छुएं वो तत्व बैलेंस होने लगता है, बस टच से। टिप, फिंगर के टिप को हम टच आपस में करते हैं। अब पृथ्वी तत्व हमारे रिंग फिंगर में है और अग्नि तत्व हमारे थंब में है। अगर हम इन दोनों को यूं टच कर लें तो हमारा पृथ्वी तत्व संतुलित होने लग जाएगा। पृथ्वी तत्व को संतुलित कब करना पड़ता है? अगर वजन कम हो या ज्यादा हो। अब संतुलित करना एक बात है, बढ़ाना या घटाना दूसरी बात है। अगर हम जड़ पर टच करते हैं तो वो तत्व बढ़ता है, अगर हम उसे प्रेस करते हैं तो वो तत्व कम होता है। तो अगर किसी को अपना वेट बढ़ाना हो तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए रिंग फिंगर के बेस में हम टच किया करें तो पृथ्वी तत्व इससे बढ़ने लगेगा। अगर वेट ज़्यादा है तो हम इसको प्रेस करके रखें तो पृथ्वी तत्व कम होने लगेगा। नहीं बढ़ाना है, नहीं कम करना है, बस बैलेंस रखना है तो बस टच करके रखें तो ये बैलेंस होगा। पृथ्वी तत्व को इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। हम जल तत्व को बैलेंस करने के लिए थंब से जल तत्व की उंगली यानी कि छोटी उंगली को टच कर सकते हैं, तो इससे जल तत्व हमारा बैलेंस होगा। जल तत्व की यानी कि यूरिन की, ब्लड की, CSF की, लिम्फ की, किसी की भी कोई दिक्कत है तो जल तत्व को संतुलित किया जाए। डायबिटीज पेशेंट्स को प्यास ज़्यादा लगती है, जल तत्व को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप यहाँ से टच कीजिए। डायबिटीज के केस में जो हमारे 3 उंगली के 3 फिंगर हैं, 3 पोर हैं, तो ये सुजोक में ये अपर पार्ट
मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट होता है। तो हम डायबिटीज में हम ऐसे भी टच कर सकते हैं और ऐसे भी टच कर सकते हैं। जब ऐसे टच करेंगे तो हमारा लंग पर इफेक्ट जाएगा, और जब हम ऐसे टच करेंगे तो पैंक्रियाज पे इफेक्ट जाएगा। जिनको प्यास ज़्यादा लगती है उन डायबिटीज वालों को ये जल मुद्रा करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व रिंग फिंगर, जल तत्व स्मॉल फिंगर, वायु तत्व हमारा इंडेक्स फिंगर। जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है तो गैस को कम करना है तो आप इस तरह से वायु मुद्रा बना लें, इंडेक्स फिंगर को से दबा लें अपने अंगूठे को। हमारे शरीर में कोई भी दर्द हो, आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर शरीर में दर्द है तो ये अपान वायु की अधिकता से ही होता है। जो अपान वायु, 5 तरह की वायु हैं, प्राण अपान मुख्य 2 हैं। पहले तो प्राण को हम लेते हैं और अपान को छोड़ते हैं। अब जो अपान छूट जानी चाहिए वो नहीं छूटी, अगर वो हमारे शरीर में रुक गई तो जहां पर वो रुकती है वहां पर वो दर्द लाती है। आयुर्वेद में अपान वायु का ये कंसेप्ट है। देखिए मेडिकल में पेन का अलग मैकेनिज्म है, वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन और इन्फ्लामेशन होते हैं। आयुर्वेद के कंसेप्ट वाला भी फार्मूला हम अपनाते हैं तो इससे भी दर्द में बहुत राहत मिलती है। तो आपको शरीर में कोई भी दर्द हो या गैस हो, आप इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके थंब से यूँ प्रेस करें, तो जब हम अंगूठे से इसको दबाएं तो आपके शरीर में अपान वायु कम होगी, और अपान वायु कम होगी तो आप पाएंगे कि दर्द में आपको राहत मिलती है। कोई भी पेन है, पीरियड पेन है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, आप इस तरह से वायु मुद्रा लगाएं तो इससे बहुत हेल्प होता है। अगर कभी किसी को उल्टी आ रही हो, नौजिया हो, मैंने बहुत लोगों में प्रयोग किया है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप वायु मुद्रा लगा लें। जो उल्टी होती है यह भी अपान वायु की ही अधिकता है। जो फूड कंटेंट है उसका नॉर्मल ट्रैक्ट है कि वो इंटेस्टाइन में नीचे जाना चाहिए, लेकिन अपान वायु बढ़ गई तो वो रिवर्स डायरेक्शन में वो बाहर भेज रहा है। तो अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो जो वोमिटिंग है उसमें हम रोक सकते हैं। नौजिया यानी कि उल्टी का मन कर रहा हो, अपान वायु मुद्रा करने से उसमें राहत मिल जाती है। हमें अपान वायु को कम करना है, ये समझना चाहिए। गैस्ट्राइटिस में और हर तरह के दर्द में और उल्टी में और वोमिटिंग में इसे हमें कम करना है। तो अपान वायु मुद्रा इस तरह से हमें हेल्प कर सकता है। कानों का कुछ भी हो तो हम आकाश मुद्रा करते हैं। आकाश मुद्रा में हम बस टच करेंगे तो ये बैलेंस होगा। 5 तरह की मुद्राएं हैं, 5 तरह के तत्व हैं, 5 फिंगर में होते हैं। ये सिंपल मुद्राएं होंगे जिसमें हम एक फिंगर को एक फिंगर से टच करते हैं। मुद्राएं और भी हो जाती हैं जिसमें हम दोनों मुद्राओं को मिलाकर करते हैं, दोनों हाथ को मिला करते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब सिंपल मुद्राएं हम रेगुलर कर रहे हैं, हमें याद हो जाता है, तो हम मुद्राओं को कर सकते हैं। सभी मुद्राओं को करने में बेसिक बात ध्यान रखना है कि हम 5 मिनट से 15 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं और दिन में 2 बार 3 बार हमें करना चाहिए। और सबसे सुरक्षित मुद्रा, सबसे सेफ मुद्रा है प्राण मुद्रा। जल तत्व और पृथ्वी तत्व आपस में मिल जाए तो ये प्राण मुद्रा बन जाता है। कभी भी फीवर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें कि आपको बिस्तर पकड़ना पड़ता है, जिसमें आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, आप प्राण मुद्रा लगा लें। और प्राण मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप घंटों घंटों भी किया जा सकता है। सभी मुद्राओं के लिए 5 मिनट से 15 मिनट एक जनरल रूल है। कभी कभी किसी मुद्रा को हम अधिक देर भी कर सकते हैं। जब हम विशेष सीखेंगे तो हम वैसा कर लें। प्राण मुद्रा को हम कई घंटों के लिए भी कर सकते हैं। आपको फीवर है या कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आप बिस्तर पकड़ लिए हैं, तो आप अपने एक हाथ में या दोनों हाथ में पेपर टेप लगा लें, डॉक्टर टेप, और लगाकर छोड़ दें। जितने देर रह जाए, जितने अधिक से अधिक जितनी देर रह जाए उतना अच्छा है। बहुत बार मैंने इसे देखा है, किसी को हेडेक हो, किसी को फीवर हो, प्राण मुद्रा लगा के छोड़ दो, उसका हेडेक गायब हो जाता है, उसका फीवर ठीक हो जाता है। मुद्राओं पे भी बहुत योगा वालों ने, बहुत लोगों ने, और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से कई प्रयोग किए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो हम पोस्चर का जब ध्यान दें कि हम किस प्रकार से चल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजर रहे हो तो हमें प्राण मुद्रा लगानी चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी तो नहीं होती। हम प्रकृति में जाएं तो प्राण मुद्रा अधिक है, तो प्रकृति में जाएं तो प्राण मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तब आपको गहरी सांसें लेने की जरूरत है। जितनी गहरी सांसें आप लेंगे उतना अच्छा है। जब भी आप हरियाली में जाएं, पेड़ पौधों के बीच में जाएं, तो गहरी सांसें लें। लेकिन जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं,
मार्केट में हो तो आप प्राण मुद्रा लगा के रखें ताकि शरीर में प्राण मुद्रा का संचार अधिक अच्छा रहे। सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो डिटेल्स बताई हैं हमें, पंच तत्व मुद्रा को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स और भी है जिसमें आप मुद्राओं को और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, तो उसके लिए मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब उस कॉम्प्लेक्स मुद्रा को भी आसानी से बताएं तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और इसके साथ ही आप हमें जब यूट्यूब पर देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इसका अगला एपिसोड हम इस मुद्रा पर लेकर आए, जिससे डिटेल में डॉक्टर साहब इस टॉपिक पर चर्चा कर पाए। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में, यानी Q&A सेशन में। तो उसके लिए ध्यान रहे, हमारा व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर अपना सवाल मेंशन करें, सवाल भेजें, जिसका जवाब डॉक्टर साहब हमारे शो के अगले एपिसोड यानी शुक्रवार को होने वाले Q&A सेशन में देंगे। उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। जब भी आप अपना सवाल भेजें, सबसे पहले आप अपना नाम मेंशन करें, उसके बाद अपनी उम्र, आप कहाँ से हैं, आपका शहर का नाम और स्टेट का नाम मेंशन करें। उसके बाद आपकी जो समस्या है, जो आपको बीमारी है, वो मेंशन करें। एक से ज़्यादा यदि आपको बीमारियां हैं तो उनको क्रमशः मैसेज करें। जैसे कि आपको जो बीमारी सबसे पुरानी है उसको सबसे पहले मेंशन करें और उसके बाद जो बीमारियां हुई हैं उनको मेंशन करें। और इसके साथ ही यदि आप ध्यान करते हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन करें कि कितने समय से आप ध्यान कर रहे हैं और कितने समय आप ध्यान करते हैं। तो इसके साथ ही ये सारी डिटेल्स जब आप हमें भेजते हैं तो आपके सवालों का जवाब देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और सही बीमारी पर सही सल्यूशन आप तक पहुँचाया जा सकता है। तो दर्शकों, इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं आज के इस एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले शो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।